अक्सर ऐसा होता है ना? कभी प्याज के दाम आसमान छूने लगते हैं तो कभी ऑनलाइन सेल में वही टी शर्ट एकदम सस्ती मिल जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? इन सब के पीछे ना दो ऐसी अदृश्य ताकतें काम करती हैं जो सब कुछ कंट्रोल करती हैं। और आज हम उन्हीं ताकतों को समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि मांग आखिर है क्या। फिर बात करेंगे बाजार के दूसरे हाथ यानी आपूर्ति की। इसके बाद देखेंगे कि ये दोनों मिलकर किसी चीज की कीमत कैसे तय करते हैं, क्यों बाजार में इतना उतार चढ़ाव होता है, और आखिर में हम जानेंगे कि ये सुनने में बड़ा सिंपल सा लगने वाला मॉडल इतना पावरफुल क्यों है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे जानी पहचानी ताकत के साथ, डिमांड यानी कि मांग। अब डिमांड शब्द हम सब इसे रोज इस्तेमाल करते हैं, मतलब किसी चीज को चाहना। लेकिन जब बात इकोनॉमिक्स की आती है तो इसका मतलब सिर्फ चाहत से कहीं ज्यादा है। ये बहुत स्पेसिफिक है। देखिए, किसी भी चाहत को इकोनॉमिक्स की भाषा में डिमांड बनने के लिए तीन शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। पहली, उस चीज को पाने की इच्छा होनी चाहिए, जाहिर है। दूसरी, उसे खरीदने के लिए जेब में पैसे मतलब रिसोर्सेज होने चाहिए। और तीसरी, और ये सबसे जरूरी है, उन पैसों को उस चीज पर खर्च करने की तैयारी भी होनी चाहिए। इस फर्क को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई भिखारी एक लग्जरी कार का सपना देखता है। ये क्या है? ये सिर्फ एक इच्छा है। लेकिन जब कोई अमीर इंसान उसी कार को खरीदने के लिए सच में अपना बटुआ निकालने को तैयार हो जाता है, तब वो बनती है असली इकोनॉमिक डिमांड। और यही वो डिमांड है जिससे बाजार पर असर पड़ता है। और यहीं से आता है लॉ ऑफ डिमांड या मांग का नियम। और ये तो हम सबको पता है ना? जैसे ही कोई सेल लगती है, कीमतें गिरती हैं और हमारी शॉपिंग लिस्ट लंबी हो जाती है। और जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं, हम थोड़ा हाथ खींच लेते हैं। बस यही है मांग का सीधा साधा नियम। कीमत कम तो मांग ज्यादा। तो ठीक है, यह तो हुई खरीदने वालों की बात। लेकिन बाजार में एक दूसरा पक्ष भी तो है, बेचने वाले। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और बात करते हैं सप्लाई यानी आपूर्ति की। सप्लाई या आपूर्ति को आप डिमांड का आईना समझ सकते हैं। ये किसी भी सामान की वो क्वांटिटी है, वो मात्रा है जिसे बेचने वाले एक खास कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार और सक्षम हैं। इसको समझने के लिए एक किसान के बारे में सोचिए। अगर उसे टमाटर के अच्छे दाम मिल रहे हैं तो वो क्या करेगा? जाहिर है वो ज्यादा से ज्यादा टमाटर बाजार में लाकर बेचेगा। लेकिन अगर दाम गिर जाएं तो शायद वो सोचेगा कि अभी फसल को रोक लेते हैं। मतलब हिसाब एकदम सीधा है, कीमत ज्यादा तो सप्लाई भी ज्यादा। तो अब हमारे पास दो अलग अलग ताकतें हैं। एक तरफ खरीदार हैं जो कम कीमत चाहते हैं, दूसरी तरफ बेचने वाले हैं जो ज्यादा कीमत चाहते हैं। तो जब बाजार में ये दोनों ताकतें टकराती हैं, तब क्या होता है? यहीं से असली खेल शुरू होता है। और इस टकराव का नतीजा निकलता है संतुलन, या जिसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं इक्विलिब्रियम। ये वो एक मैजिकल पॉइंट है, वो एक कीमत है जहां खरीदार और बेचने वाला दोनों राजी हो जाते हैं। मतलब जितनी चीजें बिकने के लिए हैं, ठीक उतनी ही खरीदने के लिए लोग तैयार हैं। और इसी पॉइंट पर तय होता है किसी भी चीज का मार्केट प्राइस। लेकिन क्या हो अगर कीमत इस संतुलन से ऊपर या नीचे हो? सोचिए, अगर कीमत बहुत ज्यादा है तो सामान ज्यादा होगा और खरीदार कम। इसे कहते हैं सरप्लस। तब बेचने वालों को कीमतें कम करनी पड़ेंगी। और अगर कीमत बहुत कम है तो खरीदने वाले ज्यादा होंगे और सामान कम। इसे कहते हैं शॉर्टेज। तब खरीदारों के बीच होड़ लगेगी और कीमतें ऊपर जाएंगी। मतलब बाजार खुद को हमेशा उस संतुलन की तरफ धकेलता है। अच्छा, तो अगर बाजार हमेशा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है, तो फिर ये कीमतें हर रोज ऊपर नीचे क्यों होती रहती हैं? ये सवाल तो दिमाग में आता है। इसका जवाब ये है कि वो जो संतुलन वाला पॉइंट है ना, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। वो खुद भी बदलता रहता है कई वजहों से। जैसे मान लीजिए लोगों की इनकम बढ़ जाए या फिर कोई नई चीज अचानक फैशन में आ जाए, तो क्या होगा? लोग ज्यादा कीमत देने को भी तैयार हो जाएंगे और इससे पूरी की पूरी डिमांड ही शिफ्ट हो जाती है। और सिर्फ इनकम या फैशन ही नहीं, दूसरी मिलती जुलती चीजों की कीमतें भी डिमांड पर बहुत असर डालती हैं। दो तरह की चीजें होती हैं। पहली, सब्स्टिट्यूट, जैसे चाय और कॉफी। अगर कॉफी महंगी हो गई तो लोग चाय ज्यादा पीने लगेंगे। मतलब एक की कीमत बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ गई। और दूसरी होती हैं कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब जो चीजें साथ में इस्तेमाल होती हैं,
जैसे कार और पेट्रोल। अगर पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगें तो लोग नई कार खरीदने का प्लान शायद टाल देंगे। यानी एक की कीमत बढ़ने से दूसरे की डिमांड कम हो गई। और बिल्कुल जैसे डिमांड शिफ्ट होती है, वैसे ही सप्लाई भी शिफ्ट हो सकती है। सोचकर देखिए, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे फोन बनाना एकदम सस्ता हो जाए, तो कंपनियां क्या करेंगी? वो ज्यादा फोन बनाएंगी और बाजार में सप्लाई बढ़ जाएगी। इसके उलट, अगर फोन बनाने का कच्चा माल ही महंगा हो जाए तो फिर सप्लाई कम हो जाएगी। तो पॉइंट यह है कि जब भी डिमांड या सप्लाई में किसी भी वजह से कोई बड़ा बदलाव आता है, तो वो पुराना वाला बैलेंस पॉइंट, वो इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है और फिर बाजार एक नई कीमत और एक नई क्वांटिटी पर जाकर अपना नया बैलेंस ढूंढता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इन बदलावों को, इस शिफ्ट को मापते कैसे हैं? और आखिर में ये सिंपल सा डिमांड सप्लाई का मॉडल इतना काम का क्यों है? चलिए समझते हैं। इसके लिए इकोनॉमिस्ट एक टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं इलास्टिसिटी या लोच। इसका काम सिर्फ ये बताना नहीं है कि डिमांड बदलेगी, बल्कि ये बताना है कि वो कितनी बदलेगी। मतलब कीमत में थोड़ा सा बदलाव आने पर डिमांड में कितना बड़ा या छोटा बदलाव आएगा। अब ये इलास्टिसिटी भी 3 तरह की होती है। पहली है प्राइस इलास्टिसिटी। ये मापती है कि किसी चीज की अपनी कीमत बदलने पर उसकी डिमांड कितनी बदलती है। दूसरी है इनकम इलास्टिसिटी। ये बताती है कि जब हमारी इनकम बदलती है तो हम किसी चीज को खरीदना कम करते हैं या ज्यादा। और तीसरी है क्रॉस इलास्टिसिटी। ये हमें चाय कॉफी वाले सब्स्टिट्यूट और कार पेट्रोल वाले कॉम्प्लीमेंट्स के बीच का रिश्ता समझने में मदद करती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये डिमांड और सप्लाई का मॉडल कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है जो भविष्य बता दे, बल्कि ये एक चश्मे की तरह है, एक लेंस जिसे लगाकर हम अपने आसपास की इकोनॉमिक दुनिया को, चाहे वो सब्जी मंडी का भाव हो या शेयर बाजार का उतार चढ़ाव, उसे ज्यादा साफ साफ समझ सकते हैं। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, जिस तेजी से टेक्नोलॉजी और हमारी आदतें बदल रही हैं, आज की ऐसी कौन सी रोजमर्रा की चीज है जिसकी डिमांड और कीमत में आने वाले समय में सबसे बड़ा भूचाल आ सकता है?